सो वेलकम बैक अगेन बच्चों। हमने लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था वो हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात की थी। आज हम उसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। सो डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स की। ओके, उससे पहले एक छोटी सी चीज जानेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म जैसे दिया है आयन, क्या बन रहे हैं इसमें? आयन बन रहे हैं। तो बताया गया कि अगर किसी भी एटम से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्या एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम से एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आपको एनर्जी की नीड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये मल्टीपल टाइप के आपके पास क्या रहते हैं कि न्यूट्रल एटम्स रहते हैं। एटम नॉर्मल कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब उनसे आप इलेक्ट्रॉन निकालो, एक, दो या तीन, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो वो जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं देखेंगे। सो फर्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्या होता है। तो मेटल जो भी होती है वो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मेटल के ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर वही ऑक्साइड जो मेटल का ऑक्साइड होता है, अगर वो अगेन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली क्या कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और अगर वही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। जैसे कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। तो मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराई तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। आयरन को लोगे, अब ये जो आप चीज देख रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन को बताती है। हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है आयरन पे और रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके बाद ये कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन अगेन ऑक्सीजन से कराओगे, क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो जितनी भी बार आप किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ओके, क्लियर है। फिर इन जो मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं इनका नेचर क्या होता है? तो इनके नेचर पे हम लोग अगर बात करेंगे तो पहला नेचर क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दो? वाटर के साथ करा दो। अब जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। अभी बताया, क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो पहली मैंने मेटल कौन सी ले ली बेटे? सोडियम ऑक्साइड, सॉरी मेटल का ऑक्साइड लिया है ना, तो मेटल का ऑक्साइड कौन सा लिया? सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड। रिएक्शन करा दो वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कन्वर्ट होंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बताया गया है बेसिक नेचर। अब जो ये मेटल के ऑक्साइड है इनका नेचर कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर शो करेंगे और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। अब ये पता करने के लिए मैंने क्या किया, इनकी रिएक्शन कर दी H2O से। जब मैंने वाटर के साथ रिएक्शन की, इन्होंने क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दो, OH आयन आ रहे हैं इसमें, Ca2++2OH माइनस आयंस, इसका मतलब ये क्या है? एक बेस है। तो इसका नेचर कैसा हुआ? बेसिक। तो ये भी बेसिक नेचर हुआ। MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, तो ये भी क्या बन जाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसका नेचर कैसा है? जिसका नेचर है बेसिक। ठीक है, तो वही यहां पर बात की गई है बेसिक नेचर की। तो अगर हम आगे बात करें इसमें, तो हमारे पास अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से करा देता हूं, H2SO4 क्या है? एसिड है। H2SO4 क्या है? एसिड है। और हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं बेसिक नेचर वाले की, यानी एक तरीके से वो बेस है। एसिड प्लस बेस क्या बनते हैं? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। ये हमने सेकेंड चैप्टर में बहुत डिस्कस किया इस रिएक्शन को, बस वही चीज यहां पे भी बता दी। ये सॉल्ट बन रहा है CuSO4 और यहां से क्या? वाटर रिलीज हो रहा है।
इसके बाद हम जानेंगे एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। अब कुछ मेटल या मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के भी साथ और बेस के भी साथ यानी दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ कराई। तो जब मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो इन्होंने दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। और जब मैंने इनकी रिएक्शन बेस के साथ की तो ये देते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट बना कैसे? देखो ध्यान दो, यहां पर बेटा एल्यूमिनियम और सोडियम के बीच रिएक्शन हो रही है और सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम के कंपेयर में। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एल्यूमिनियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ले, तो गलत कर दोगे रिएक्शन। सही क्या होगा? सही होगा कि आपको यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाना है और वाटर रिलीज कर देना है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मेरे पास लेड का है। मैंने लेड का ऑक्साइड लिया है जिसकी रिएक्शन अगेन एसिड और बेस दोनों के साथ की है। तो जब इसकी रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ करते हो तो क्या होता है? यहां पे जिंक क्लोराइड बनता है इन केस ऑफ एसिड, और इन केस ऑफ बेस क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट, और दोनों में ही वाटर क्या रिलीज हो जाता है। तो ये हमारे एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। फिर से रिकॉल कर देते हैं, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है कि जब भी कोई भी मेटल या मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको एम्फोटेरिक नेचर का माना जाता है। ओके, आगे हम बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल की जब भी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो एक गैस रिलीज होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। और अगर हाई रिएक्टिव मेटल होगी तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर लो रिएक्टिव कोई मेटल होगी तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस तो जरूर रिलीज होगी। हाई रिएक्टिव है तो क्या? हाइड्रोक्साइड। लो रिएक्टिव है तो ऑक्साइड। तो जैसे सोडियम पोटेशियम हमारा है, हाई रिएक्टिव मेटल्स होती, काफी ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी हाई है, तो इनके साथ जैसे वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इस तरह से ये क्या रिलीज हो जाती है। दूसरा, ये हम लो रिएक्टिव में मान के चल रहे हैं, यहां से ये आपका कैल्शियम भी हाई रिएक्टिव में आ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाई रिएक्टिव में आ जाएगा। और जो यहां से आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, फेरस है, ये सारे के सारे लो रिएक्टिव में। तो इसमें कॉमन बेटा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट होंगे वो सब ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे? मेटल के ऑक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करा दो मेटल की, क्या हो जाएगा? अगेन हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट बनेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहां देखो NaCl बना, H2O रिलीज हो गया। जब मैग्नीशियम के H2SO4 से कराई तो क्या बन गया? MgSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। मैग्नीशियम के HCl से कराई, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं कि जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, साथ ही साथ एक सॉल्ट भी बन जाता है। जिंक सल्फेट बना रहा है और आयरन फेरस क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, FeCl2। यहां पर कुछ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो इनका आप एसएस ले लेंगे साइड में और इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, ठीक है, हो सकता है बैलेंस करने में आ जाए। ये लास्ट वाली रिएक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो लास्ट रिएक्शन है कॉपर की, जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो नो रिएक्शन ही नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन को ये कॉपर डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है, कॉपर को हाइड्रोजन को ये कॉपर यहां से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ही ऑकर नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि जाके कैल्शियम क्लोराइड बना के चले आए, हाँ, और कह दिए कॉपर क्लोराइड बना के चले आए और कह दिया कि हाइड्रोजन गैस भी निकल गई, काट दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई बेटा रिएक्शन ही नहीं होगी। हाइड्रोजन हाई रिएक्टिव चला जाता है तो कॉपर उसको कभी भी डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आगे देखो, ये हमको बताया गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ये एक तरीके की आपकी ऐसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर देना है। इसमें एक मेटल होगी और एक साल्ट का कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें से साल्ट का सॉल्यूशन में मेटल भी होगी। अब देखो इसमें कॉपर है तो इसमें जो दूसरी मेटल आपने ली है वो इस कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? बार बार सॉल्ट बन रहा है, एक तरीके का सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है और एक मेटल
रिलीज हो रही है, यहां पर हर बार कॉपर निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप ही है कि अगर कोई मेटल है और अगर वो किसी साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है तो वो उस साल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को निकाल देगी और खुद एक नया साल्ट सॉल्यूशन इस तरह से ये सब बना लेंगे। तो ये हो गया। अब थोड़ी सी बात हम कर दें रिएक्टिविटी सीरीज की। इस रिएक्टिविटी सीरीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स करते हो। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में बताया क्या गया था, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर एक कॉमन जो मेटल लिया गया वो था हाइड्रोजन। इसके ऊपर जितने थे वो हाई रिएक्टिव थे और इसके नीचे जो थे वो लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। उसी के डिफरेंस में यहां पर कुछ बातें बताई गई। द रिएक्टिविटी सीरीज इज चार्ट ऑफ मेटल्स लिस्टेड ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो आप देख सकते हो रिएक्टिविटी बेटा इसमें डिक्रीज हो रही। पहले सबसे ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसे माना गया बेटा, पोटेशियम को माना गया और सबसे कम प्लैटिनम को माना गया, ठीक है। हाइड्रोजन इनके बेस पे रहता है, बीच में रहता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। अब आपको पता है ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव है। ओके, दैट विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये सबसे रिएक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, चाहे कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो, सबसे रिएक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट 4 एल्यूमिनियम टू टिन, जो एल्यूमिनियम से लेकर टिन तक आपके हैं, आर रिएक्टिव मेटल। अब ये है मॉडरेट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मीडियम रिएक्टिविटी है इनकी। तो ये भी हाइड्रोक्साइड ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये भी रिलीज करेंगे। 4th पॉइंट में बताया गया था कि आयरन से लेके लेड तक जाओ। आयरन से कहां जाओ, लेड। जब आयरन से लेड तक जाते हैं इसमें तब हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तीनों एसिड में से इनको ये डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी मेटल है कहां से, आयरन से लेके लेड तक, ये सारी की सारी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी HCl से, H2SO4 से और HNO3 से। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहां पर ऑल द मेटल्स फ्रॉम लिथियम टू कॉपर, जो लिथियम से लेकर कॉपर तक इसमें दी गई हैं मेटल्स, विल कंबाइन रेडिली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। बहुत ज्यादा धीरे धीरे ये ऑक्साइड से मतलब मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है और ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। द मेटल प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर विद लिटिल ऑक्साइड। तो जो नीचे हैं हाइड्रोजन के वो सारे के सारे फ्री, क्या बोला गया, सारे के सारे कहां रहते हैं, फ्री इन नेचर। और नेचर में तो फ्री है लेकिन ये ऑक्साइड्स फॉर्म में पाए जाते हैं, लिटिल ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स नहीं पाए जाते। तो ये इतनी आपकी यहां तक मेटल की प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। और इसके बाद आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जाना। कभी भी आ सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में की फीचर्स बताइए, तो आपने क्या करना है, यही 4-5 पॉइंट लिख देने हैं और ये रिएक्टिविटी सीरीज बना देनी, आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा मार्क्स का आता नहीं, 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।